बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 5 मई है और दिन है जुमेरात का। व्यूअर्स, 3 खबरें हैं जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, गवर्नर पंजाब ने खत लिखा आर्मी चीफ को, उसका नतीजा आ गया और जवाब क्या आया इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और ये भी आपको बताते चलें, अब हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। ये कार्रवाई क्या है और किस जज के खिलाफ ये फैसला किया गया है और इसमें क्या किरदार रहा गवर्नर पंजाब का। और फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को तब्दील करने की वजूहात भी अब सामने आना शुरू हो गई। इससे भी पर्दा उठाएंगे और आपको बताते चलें, जो दूसरी खबर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हुकूमत ने फैसला कर दिया कि कमीशन बनाया जाएगा। अब ये फैसला क्यों किया गया? क्योंकि इससे पहले जो बयानात आए वो कुछ और थे और अब किसके कहने पर ये ऐलान किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या सोच रही है। और फिर आपको ये बताते चलें कि मुल्क के अंदर CIA के अड्डे किसने तबाह किए। ये बहुत बड़ी खबर है जो आपके साथ इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले बताते चलें, एक खत लिखा गया गवर्नर पंजाब की तरफ से। अब ये खत क्या है, उमर सरफराज चीमा ने क्या लिखा, इसके मदरजात में आपके सामने रखता हूँ। फिर साको सबाक पे बात करेंगे और फिर इससे जो मुमकिन नताइज सामने आए हैं बहुत ही क्रिटिकल हैं। अहम फैसले कर लिए गए और अब सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है अक्टूबर का और उसके बाद इंतहाई अहम फैसले किए जाएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले बताएं, पाकिस्तान के अंदर पिछले 1.5 माह से एक बेयकीनी की कैफियत है। गवर्नर पंजाब को तब्दील क्यों किया गया? इसलिए किया गया था क्योंकि चौधरी सरवर साहब की शिकायत लगाई गई थी परवेज इलाही साहब की तरफ से और उन्होंने ये कहा था कि चौधरी साहब मान नहीं रहे, फैसिलिटेट कर रहे हैं। उनकी कॉल्स पकड़ी गई जिसमें वो अपने पार्टी के खिलाफ जाते हुए और दूसरी तरफ लोगों को कायल करते रहे कि जनाब आपने जाकर किसको वोट डालना है, ये फैसला होता रहा। जब ये शिकायत लगती है तो फिल फॉर एक्शन लिया गया और चौधरी सरवर साहब को घर भेज दिया गया। उसके बाद चौधरी सरवर ने एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल के जितने भी दुखड़े थे वो कौम के सामने रखने की कोशिश की। और क्योंकि उसमें एक बुनियादी वजह ये भी थी कि वो खुद इलेक्शन में जाना चाहते हैं और उनको उम्मीद है कि शायद उन्हें आने वाले इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनकी उन वफादारियों की बदौलत, वो वफादारियाँ जो डिप्टी स्पीकर पंजाब कर रहा है, वो वफादारियाँ जो मुनर्रे फराकीन ने की, तो बदले में कुछ ना कुछ दिया जाएगा। तरीन ग्रुप के साथ, जहांगीर तरीन के साथ ये वादा किया गया कि अक्सरियत आएगी तो हम ये जो कानून है ताहयात नाअहली का इसे ख़त्म कर देंगे। क्योंकि याद रखिएगा, जहाँ पे नवाज शरीफ इसके बेनिफिशियर होंगे वहीं पे जहांगीर तरीन साहब भी होंगे और बाकी वो लोग भी होंगे जिनके ऊपर ये क्लॉ लगती है और जिसमें वो सज़ा पा चुके हैं। तो ये एक बैकग्राउंडर है। फ़ायदा लो और बदले में आपको क्या मिलेगा इसका फैसला करना है। इस चीज़ को रोका गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खान साहब को बहुत पहले पता लग गया कि चौधरी सरवर क्या कर रहे हैं। परवेज इलाही साहब ने हालात बता दिए, उनको रिमूव कर दिया गया। इसलिए किया गया क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर एक जंग का आगाज होना था जो इस वक्त गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब लड़ रहे हैं। और ये वो काम चौधरी सरवर ने नहीं करने थे। उन्होंने खत नहीं लिखना था आर्मी चीफ को। जो आईनी फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क की बात की जा रही है, इस पर इंप्लीमेंटेशन की, ये नहीं करना था। सबसे पहला काम क्या किया उमर सरफराज चीमा साहब ने, जो चौधरी सरवर ने नहीं करना था? उन्होंने खत लिखा। खत पे क्या कहा? वो ये कहते हैं कि पंजाब में आईनी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करें और जो नकूल हैं वो भी भिजवाई गई वज़ीर-ए-आज़म को, सदर ममलिकत को। और पंजाब की जो मौजूदा सूरत हाल थी इसका तफसीली अहाता किया गया और आर्मी को बाकायदा तौर पर कहा गया कि अपना किरदार अदा करें। याद रखिएगा, मैं बात लंबी नहीं कर रहा, बहुत मुख्तसर अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमने अपने वीलॉग्स में, अपने प्रोग्राम्स के अंदर ये बात सिलसिलावार कही, आपके सामने भी रखी कि पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जो मुल्क के अंदर हुआ किसी सूरत नहीं होना चाहिए था। अब गवर्नर पंजाब ने आईनी लिहाज से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके पास हैं, जो इख्तियारात उनके पास हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए ये खत लिखा है और इसलिए इसकी अहमियत है, जिसकी वजह से मुत्तहिदा हुकूमत की तरफ से हमें चीखें सुनाई दे रही हैं। खत में यह भी कहा गया कि आर्मी चीफ पंजाब में आईनी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करें और इसकी नकुल वफाकी और सूबाई हुकूमतें उनको भी भिजवाई गई। अवामी इत्माद बहाल करने के लिए भी अपना किरदार अदा करें। ये भी इस खत का एक हिस्सा था क्योंकि मुल्क के अंदर जो एक बेयकीनी की कैफियत है
माशी पॉलिसी पे एक बेयकीनी की कैफियत है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी इस पे बेयकीनी की कैफियत है। नून लीग की हुकूमत के पास कोई माशी पॉलिसी नहीं है। हमने अपने इंटरनेशनल फ्रंट्स के ऊपर एजेंट तो हम बन सकते हैं, लेकिन मुल्क के लिए क्या सूदमंद साबित होगा, इस हवाले से कोई पॉलिसी नहीं है। आप दूसरे ममालिक के दौरे कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप तनकीद का निशाना बनाते रहे खजाने खाली किए, और जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई तो आपने कहा कि ये भीख मांगते हैं, फिर आपने बयानात भी दिए। पॉलिसी कोई नहीं है, मुल्क को कैसे चलाना है नहीं पता चल रहा, कितनी देर की पॉलिसी लानी है कोई पता नहीं है, बजट कैसे सामने लाया जाएगा इसका भी कोई पता नहीं है। यानी पूरी की पूरी मौशी पॉलिसी लापता है। नून लीग के अरस्तु कारीगर इस वक्त कोशिशों में लगे हुए हैं, टेक्नीशियंस इस वक्त कोशिशों में लगे हुए हैं कि किसी तरह इस मईशत को बचाया जा सके। वो मईशत जो अपने रास्ते पे चल पड़ी थी, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास इकोनॉमिक टेक्नीशियंस भी मौजूद नहीं है जो इस सिस्टम को ठीक कर सकें। इस खत की इसलिए भी अहमियत थी क्योंकि जो पाकिस्तान के जिम्मेदार हल्के हैं उन्होंने अपना किरदार अदा करना है। मौशी पॉलिसीज का किरदार तो ठीक है, जिससे भी अदा करना था नहीं है, लेकिन सूबे के अंदर जो कुछ हुआ, हमजा शहबाज को जिस अंदाज में इस तरह लॉन्च किया गया, वो पूरी कौम के सामने है। आपको याद होगा व्यूअर्स, मैंने इससे पहले भी ये बात कही थी, लेकिन इस वक्त इसकी जो मुनासबत, इसको बताना जरूरी इसलिए है कि जब मार धाड़ शुरू हुई, गदर मचा पाकिस्तान की एक सूबे में, एक असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मार मार के बाहर निकाल दिया गया, दरवाजे बंद कर दिए गए, और फिर एक नाम नेहाद स्पीकर जो कहता है कि मैंने अपना आईनी किरदार अदा किया, लॉबी पे खड़ा होकर लाउड स्पीकर पे ऐलान करता है और आपके सूबे का वज़ीर आला मुंतखब कर लिया जाता है। बल्कि धोस और बदमाशी के सर पे ही सब कुछ हुआ। आपका कैंडिडेट कहाँ पे था? दूसरी पार्टी के लोग कहाँ पर मौजूद थे? आपने दरवाजे बंद कर दिए अंदर से, लोगों को अंदर नहीं आने दिया। तो फिर परवेज इलाही साहब सही हैं गलत हैं ये बात अलहदा है, लेकिन ये नुक्ता बिल्कुल ठीक है कि जब इलेक्शन हुआ ही नहीं, जब इंतखाब हुआ ही नहीं, तो उसको किस तरह मान लिया जाए? दरवाजे बंद करके इंतखाब अगर करवाए जाएंगे तो उसे किस तरह मान लिया जाए? और फिर ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि अदालतें क्या कर रही हैं, मैं उसके ऊपर आता हूं क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग रिवोल्यूशंस हैं जो हुई हैं। और फिर उसके बाद अब ये जो प्रेशर था इदारों के ऊपर, जो प्रेशर था अदालतों के ऊपर, जो प्रेशर था पाकिस्तान की मुत्तहिदा हुकूमत की तरफ, अब ये वन बाय वन अनफोल्ड हो रहा है। और फिर ये भी कहा उन्होंने कि गैर आईनी गैर कानूनी जालसाज वज़ीर आला ने पंजाब के सूबे को यरगमाल बनाया हुआ है। सूरत हाल में से सरकारी तौर पर जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर आईनी इदारों के सरबराहान को आगाह कर दिया है, लिख दिया है, ताकि सनद रहे आईनी और कानूनी तौर पर जो मेरे इख्तियार में था और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये खत लिखा आर्मी चीफ को। अब इसका रिएक्शन भी आ गया है, उस पर मैं आपको बताता हूं कि रिएक्शन क्या आया है और इस वक्त प्रेशर जो टैक्टिक्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसने किस तरह काम किया है। फिर गवर्नर साहब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम किया। खान साहब बाहर प्रेशर बिल्टअप कर रहे हैं, जितने भी इनके अरकान हैं, जितने भी इनके पार्टी के लीडर्स हैं, प्रेशर बिल्टअप कैसे करें, अदालतों को बता रहे हैं कि उनका काम क्या था, इदारों को बता रहे हैं कि हम आपका ये काम है कि आ जाएं, मदद करें, मुल्क को डूबने से बचा लें। गवर्नर पंजाब ने अब एक रेफरेंस की बात की है। अब ये रेफरेंस क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजेंगे हाई कोर्ट के जज के हवाले से। अब ये जज साहब कौन है? एक बयान में उन्होंने कहा कि आलमी साजिश की वजह से भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया। आज इमरान खान के खिलाफ साजिश हुई, एक जमहूरी हुकूमत को खत्म कर दिया गया। वो ये भी कहते हैं अपने बयान में जो उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी किया कि हर गुजरता लम्हा पंजाब के बेकसूर गैरतमंद जवानों के लिए जिंदगी मुश्किल करता जा रहा है। सिसिलियन माफिया अपने मुखालफिन पर नामूसे रसालत के झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, संगीन जराइम में ये पर्चे काटे जा रहे हैं, फिर मासूम शहरियों को हरासा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म वक्त ज़ाया ना करें, ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं, और ये पैगाम उन्होंने जारी किया है। अब याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक तरफ मौजूद हैं, जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ऊपर भी रेफरेंस आया और फिर वो चला भी। अब फिर हाई कोर्ट में जिस तरह नून लीग को रिलीफ मिला है, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान और पंजाब की अदालतों की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। और फिर इन अदालतों से अपनी मर्जी के फैसले करवा के बहुत सारे लोग सेनेटर भी बन गए, बहुत सारे लोग वफाकी वजीर भी बन गए, और ये एक मुंह बोलता सबूत है कि किस तरह ये माफियाज इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। पाकिस्तान की
अदालतें बिकती हैं, ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान की तारीख कह रही है। ये वो वीडियो और ऑडियो टेप्स कह रही हैं जो जज अरशद मलिक की शक्ल में मौजूद रही, जिनको मलाइन किया जाता रहा। आज लोग नामूस रसालत की बात करते हैं, उसी जगह उसी पाक सरजमीन पर बैठकर बाकायदा तौर पर कुछ लोगों ने कन्विंस किया एक जज को, वो भी चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। इसके अलावा जस्टिस कयूम की ऑडियो चीख चीख कर बता रही है कि इस मुल्क के अंदर अदालतों को कैसे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। आपको याद होगा कि इससे पहले एक जस्टिस बिलाल साहब गुजरे हैं, पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट की एक अदालत के जज थे, और फिर उनके नन्नू गराया और फिर हार की जो कहानियां थी वो भी जुबान ज़द-ए-आम है। इस मुल्क के अंदर जजेस बिकते रहे हैं, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि जज बिके। और रेफरेंस अब होगा, और वो फैसले जो जजों को पता चल गया था। अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। मरीम ने दरख्वास्त की कि मुझे मुल्क से बाहर जाने दिया जाए। पहले वो कहती रही कि मेरी एक सर्जरी होनी है, आपको याद होगा। वो सर्जरी का क्या बना, पाकिस्तान में किस हॉस्पिटल में वो सर्जरी हुई कोई पता नहीं है। यानी झूठ दर झूठ, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगता रहा, सबूत नहीं आए। सिर्फ ये जो गर्दान है मैं ना मानूं वाली बात दूसरों पर क्रिटिसाइज़ करती हैं, लेकिन ये भी कौम के सामने रखे कि वो सर्जरी कौन सी थी जो होनी थी, जो अब तक नहीं हुई। फिर बहुत इंटरेस्टिंग ये बात है कि फ़ैसला मुल्क से बाहर जाने का अदालत ने करना था। सरेंडर किया गया जो पासपोर्ट था, अब वो पासपोर्ट रिलीज करना है अदालत के हुक्म के ऊपर। एक बेंच बना, टूट गया, दूसरा बेंच बना, टूट गया, तीसरा बेंच बना, टूट गया, चौथे बनने की नौबत नहीं आई और उन्होंने अपनी दरखास्त वापस ले ली। इसमें ना एक सियासी पहलू है और एक इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, खबर आपको मैं दे रहा हूँ। पाकिस्तान में आपने पिछले कुछ अरसे में ये बात सुनी होगी, और मैंने फिर इस पर इन्वेस्टिगेशन भी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर लोगों से बात की कि ये हो क्या रहा है। जरदारी साहब घात किस्म के सियासतदान है, यानी सियासी बसीरत बाज़ लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन सियासी बसीरत और जोड़ तोड़ और जो बाकी चीज़ें हैं वो उनके पास मौजूद हैं, जो अपनी पार्टी के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। और ये बात वो ये थी कि नून लीग के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है, और डील नून लीग के साथ नहीं हुई, कहीं और हुई है। और इस बात को तारीख ने और हालात ने साबित किया। नंबर 1, बेंच टूट गया, बना नहीं, फिर दरखास्त वापस ले ली गई। इस वक्त नून में से शीन बाहर आ गई। शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म, हमजा शहबाज वज़ीर आला, और मुतफ़िक़ा वज़ीर आला नहीं, कॉन्ट्रोवर्शियल वज़ीर आला, लेकिन बन ज़रूर गए। नून में से शीन निकल आई, और नून लीग यानी मरीम नवाज मुकम्मल तौर पर बाहर, नवाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर बाहर हो गए और वो मुल्क में नहीं आ रहे। वजह ये बन रही है, और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, जरदारी साहब ने जो डील की है वो एस्टेब्लिशमेंट से जरदारी साहब की डील है, नून लीग की कोई डील नहीं है। और जरदारी साहब की डील ये है कि आपने नून लीग यानी नवाज शरीफ को सियासत से बाहर रखना है। और किस तरह बाहर रखना है, इस तरह बाहर रखना है। और उसके ऊपर आर्गूमेंट ये है कि अगर नवाज शरीफ मुल्क में वापस आ गए तो फिर वो लीड करेंगे इस पूरी सियासत को जो इस वक्त पीपल्स पार्टी ने जिसका आगाज़ किया, इनिशिएट किया। और अगर मुल्क में नवाज शरीफ साहब वापस आ गए तो फिर इख्तलाफ भी होगा। और इसकी एक बड़ी एग्जाम्पल और एक बड़ी रीज़न मैं आपको बता दूं कि माजी में कुछ रोज़ पहले बिलावल जरदारी लंदन गए थे, क्योंकि शहबाज शरीफ ने कहा था कि मेरी बात नहीं मानी जा रही, लिहाजा अगर आपने कोई बात करनी है तो जाकर आप बड़े भाई से बात कर लें। चूँकि नून लीग और शीन लीग मौजूद है, इसकी हकीकत भी मौजूद है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी अब सियासत जो कर रही है वो शहबाज शरीफ के कंधे पर रखकर, नून लीग के कंधे पर रखकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर चुकी है। क्योंकि जरदारी साहब की भरपूर कोशिश है कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म आने वाले वक्त में अगर किसी को बनाना है तो वो बिलावल जरदारी को बनाना है, और इसकी ये तैयारी की जा रही है। बाज़ लोग इत्तफाक नहीं करेंगे, लेकिन ये मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त है। और मेरी जिन ज़िम्मेदारों से बात हुई सब यही कह रहे हैं कि अगर ये होना होता तो मुल्क में नवाज शरीफ साहब कब के वापस आ चुके होते, और मरीम को कब की इजाज़त मिल चुकी होती कि वो बाहर चले जाएँ। जरदारी साहब सबसे बड़ी रुकावट है, और वो मुल्क में नवाज शरीफ को नहीं आने देंगे, याद रखिएगा। हाँ, आज ये बात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कल को सियासी सूरत हाल बदल जाए तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अब तक आज की तारीख में यही सोचा जा रहा है और यही इसी चीज़ पर अब बात हो रही है। व्यूअर्स, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है जो गवर्नर पंजाब ने की है, क्योंकि खबरें मेरे पास और भी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं एक और वीलॉग करूँ और वो डिटेल्स आपके साथ उसमें शेयर करूँ, क्योंकि खान साहब ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही हैं कि इंतहाई अहम पैगाम भेजा गया है। वो ये कहते हैं गवर्नर पंजाब के, कोई ताकत आपके बेटे के गैर आईनी इक़दाम रोकने से मना नहीं कर सकती। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आज़म को जो ख़त लिखा, और फिर उन्होंने ये भी कहा, इंटरेस्टिंग जो जुमले जो इस्तेमाल किए गए,
کہ تمام غیر آئینی عمل کا مرکزی کردار حمزہ شہباز ہے. حمزہ شہباز نے وزیر اعظم کا بیٹا ہونے کا فائدہ اٹھایا. ملک کی مشینری کو استعمال کیا گیا. متنازع الیکشن کی رپورٹ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ سے مجھے بھجوائی. سیکریٹری اسمبلی نے فراڈ الیکشن سے متعلق قانونی خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو غیر قانونی قرار دیا. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایڈوکیٹ جنرل نے ڈپٹی اسپیکر کے نتیجے میں بھی قانونی خامیوں کی نشاندہی کی. میں نے صدر پاکستان کو خط لکھ کر حقائق سے آگاہ کر کے رہنمائی مانگی. گورنر کا اپنے خط میں کہنا ہے کہ حالیہ الیکشن پنجاب اسمبلی کی 100 سالہ تاریخ پر سیاہ دھبا ہے. چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب نے اس معاملے میں گھرونا کردار ادا کیا. ان افسران نے گورنر پنجاب کے دفتر کے تمام اختیارات سلب کیے. حلف برداری کی تقریب سے قبل گورنر ہاؤس کو سیکیورٹی کے نام پر حصار میں لے لیا گیا. وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں بھی ان افسران نے ارکان اسمبلی پر تشدد کیا. یہ چیزیں سب ریکارڈ پر موجود ہیں. پاکستان کی عدالتیں اس وقت سوئی ہوئی تھی. پاکستان کی عدالتوں نے خواب غفلت سے جاگنا اس کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ وہ خواب غفلت میں رہی، اور جو فیصلہ کیا گیا کہ بعض لوگوں کے حق میں فیصلہ دے دیا جائے، اور وقت نے ثابت کیا کہ پنجاب کی عدالتیں، لاہور کی عدالتیں کس خاندان کے لیے بولتی ہیں. اور ویورز میں انٹرسٹنگلی آپ کو بتا دوں، جو ہماری دوسری خبر ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت نے کے خلاف، یعنی اس کو لانے کے حوالے سے جو کہا جا رہا تھا کہ سازش ہوئی، برطانیہ، امریکہ انوالو اس میں تھا، اس کو بے نقاب کیا جائے، کمیشن بنایا جائے. بہت انٹرسٹنگ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اس سے پہلے وہ تمام لوگ جو کہتے تھے کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہوا، مراسلے میں کہیں ایسا لفظ، کسی لفظ کا ذکر نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر آ کر کہہ گئے کہ سازش کا لفظ نہیں تھا لیکن مداخلت کا لفظ ہے، اور ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں. جو بعد میں بھی مراسلہ جو پریس ریلیز جاری کی گئی، اور پھر تمام جو صحافی ارسطو تھے انہوں نے کوشش کی ایک امپریشن پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو دینے کی کہ جناب مراسلے میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. آج وہی حکومت، اس نے فیصلہ کر لیا کہ کمیشن بنایا جائے، اور کمیشن انویسٹیگیٹ کرے گا کہ سازش ہوئی، مداخلت ہوئی، کون کا کردار موجود تھے، ملک میں کون ملاقاتیں کرتا رہا. اب یہ ماننا اس حکومت کا اس بات کی دلیل ہے کہ سازش ہوئی، اور اب حکومت بھی یہ پریشر کے اندر ہے. اور میں آپ کو بات بتا دوں، جو خط لکھا گیا آئینی فریم ورک کے حوالے سے، یہ اس کی پہلی کڑی ہے. پاکستان کے طاقتور حلقوں نے جب ان سے رابطہ کیا گیا تو یقیناً یہ بات سامنے آئی، اور پھر جو پریشر اس وقت پبلک ڈومین کے اندر بن گیا ہے، اس کو کیسے کیٹر کیا جائے، ڈیفائی کیا جائے، کس طرح روکا جائے. کیونکہ کہا گیا ذمہ داروں کی طرف سے کہ آپ مؤخر کر دیں اس لانگ مارچ کو اور بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. خان صاحب نہیں مانے، اور خان صاحب کا مطالبہ یہ تھا کہ کمیشن بنایا جائے، اور کمیشن بھی بنے، اور آزاد کمیشن بنے. پاکستان تحریک انصاف نہیں مان رہی اس کمیشن کو جو یہ لوگ بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ پھر یہ کہا جائے گا کہ جناب آپ کے کہنے پر ہم نے کمیشن بنایا، ٹرمز آف ریفرنسز طے کر لیے گئے، اور اب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر سازش نہیں ہوئی. سفیر کیا ہوگا، کردار کون سے ہوں گے، کون سے ایجنٹس ہوں گے انویسٹیگیٹو جن سے ہیلپ لی جائے گی، اس کے بعد اس کا دائرہ کار کہاں کہاں تک محیط ہوگا، کن اداروں کی انویسٹیگیشن کی جائے گی، کن سے پوچھا جائے گا. 4 لوگوں کا قومی سلامتی کمیٹی میں بیٹھ کر بریفنگ لے کر فیصلہ کر دینا کہ سازش نہیں ہوئی. میرا خیال ہے کہ یہ ملک اور قوم سے غداری ہے، ناانصافی ہے جو ہوئی ہے. اور اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو کہا، ادارے انڈر پریشر میں ہیں، حکومتیں انڈر پریشر ہیں، عدالتوں کے خلاف جب ریفرنسز جائیں گی اور اب مزید انڈر پریشر آئیں گی، اور خان صاحب کی ہر لیول کے اوپر، ہر محاذ کے اوپر ویورز اس وقت جیت ہو رہی ہے. آخر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہوا کیا. ٹیزر صرف دوں گا، ڈیٹیل ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے، کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی اور پھر لوگ اسے سنتے نہیں ہیں اور انفارمیشن ضائع ہو جاتی ہے. خان صاحب کی غلطی امپورٹڈ حکومت لائی گئی کیوں اور کہاں کیا ہوا. یاد رکھیے گا، خان صاحب پچھلے برس سی آئی کے چیف پاکستان آئے اور وہ ملنا چاہتے تھے خان صاحب سے. خان صاحب نہیں ملے. انہوں نے کہا کہ جا کر آپ اپنے جو ہم منصب ہمارے ملک کے اندر جو لوگ ہیں آپ ان سے ملیں، میرا آپ سے کیا ملنے کا جواز بنتا ہے. ملاقاتیں نہیں ہوئی. خان صاحب نے سی آئی کے تمام ٹھکانوں کو جو پاکستان میں موجود تھے، جو کردار موجود تھے، اسے تباہ کیا ہے، فزیکلی بھی اور لوگوں کو یہاں سے نکال کر بھی. اور یہی بنیاد بنی ہے خان صاحب کی رخصتی کی. سی آئی اے وہ ادارہ ہے امریکہ کا جو اس خطے کے اندر رہتے ہوئے اس نے نظر رکھی ہوئی تھی انڈیا اور پاکستان کے معاملات پر، طالبان کے معاملات پر، چین کے معاملات پر، اور اس خطے کے اندر جتنا بھی انفلوئنس ہے امریکہ کا پاکستان کی سیاست کے اندر، وہ سی آئی اے کے کچھ کرداروں کے ذریعے اسے استعمال کیا جاتا رہا اور بنایا اور دکھایا جاتا رہا. ویورز، ایک
جو ٹیلی کمیونیکیشن کی ایک کمپنی ہے جو ملک کے اندر ابھی بھی موجود ہے، اس کا CEO بھی CIE کے لیے کام کرتا رہا، اور یہ چیزیں ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ تمام حقائق ایک ڈاکومنٹری کی شکل کے ذریعے لے کر آ رہا ہوں، اور آپ کو بتاؤں گا ثبوتوں کے ساتھ، اور وہ انفارمیشن جو پبلک ڈومین میں ہے اور جو میرے سورسز مجھے کیا بتاتے ہیں کہ کس طرح خان صاحب نے CIE کے ٹھکانوں کو تباہ کیا، اور اس کی سزا انہیں آج مل رہی ہے، اور یہ اب بات چھپی نہیں رہے گی۔ اس وقت ایک جلدی میں یہ حکومت کیا کر رہی ہے، اڈے بھی دیے جائیں گے، فضائی حدود کا بھی استعمال کیا جائے گا، اور یہ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے سامنے کیا چیزیں رکھی جا رہی ہیں کہ جناب دیکھیں مدینے میں انہوں نے کیا کیا، یہ دیکھیں ان کے خلاف کیسز بنیں گے، پنجاب کی صورتحال پولیٹیکلی ایک ٹرموائل اختیار کر چکی ہے، آئینی بحران پیدا ہو گیا، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے جس سے پاکستان کی 22 کروڑ عوام بالکل بے خبر ہے، انہیں معلوم نہیں کہ ان کے ملک کے ساتھ عالمی کردار کیا کر رہے ہیں۔ تفصیلات اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور CIE کی انفارمیشن کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹری میں بنا رہا ہوں بڑی محنت کے ساتھ، وہ ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ سامنے ہم ریویل کریں گے، اور چوری شجاع صاحب کیا سوچ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کا اگلے کچھ مہینوں کا کیا شیڈیول ہے، اور کس قسم کی لائے عمل وہ اپنائیں گے عدالتوں پر انڈر پریشر کرنے کے بعد، حکومت کو انڈر پریشر کرنے کے بعد، اداروں کو انڈر پریشر کرنے کے بعد اگلا ان کا ہدف کیا ہے، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔